वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। थोड़ा कुछ व्यस्तता के कारण लेट हो जाती है वीडियो डालने में, बट मैं कोशिश करता हूँ कि डालता रहूँ समय पे। ये आपका फिर से परीक्षा मंथन का लेक्चर 2 है। इसमें आज हम लोग देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 एवं केंद्रीय बजट 2020 से 21। बट इस लेक्चर में आपको अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20। ओके, फिर इसका जो नेक्स्ट भाग 2 आएगा उसमें हम लोग देखेंगे उसको। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 ये मैगजीन रामबाण साबित होने वाली है एग्जामिनेशन में, जो भी 66 बीपीएससी या दरोगा मेंस सभी के लिए। इसमें चूंकि बहुत ही सरलता और सुगमता के साथ विस्तृत में समझाया हुआ है, जैसे कि जिससे आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ओके, इसमें आपकी किसी भी क्वेश्चन को छूटने की संभावना बहुत कम है। तो इसलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कि क्या है। हम लोग केंद्रीय और हाँ, जो भी नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे कि आपको जो भी नया वीडियो आए आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं डालने की कोशिश करता हूं वो आप तक जा सके जल्द से जल्द। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और हाँ कमेंट जरूर करें, जिससे कि प्रोत्साहन मिलते रहे वीडियो बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2019-20 पेशकश की। ओके, कौन है केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण। रिपीट करना है, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। कब? तो ने आज संसद में क्या किया? आर्थिक समीक्षा 2019 से 20 की पेशकश की। आर्थिक समीक्षा 2019-20 की मुख्य बातें को हम लोग अब देखते हैं क्या है। नई कंपनियों के गठन में बढ़ोतरी की जाएगी। 19-20 की जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें पहला क्या है? नई कंपनियों के गठन में बढ़ोतरी की जाएगी। वर्ष 2014 के बाद से ही भारत में नई कंपनियों के गठन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। मैंने 2014 के बाद से भारत में नई कंपनी का गठन होना आना शुरू हुआ है, आरंभ हो गया है। इसे निम्न बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। जैसे क्या है पहला पॉइंट? वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2018 तक की अवधि के दौरान औपचारिक क्षेत्र में नई कंपनियों की संचयी वार्षिक वृद्धि दर 12.2% रही। कितना रही 2014 से लेकर 18 तक? नई कंपनियों की संचयी वार्षिक दर कितना रही? 12.2% रही। जबकि वर्ष 2006 से लेकर 2014 तक की अवधि के दौरान यह वृद्धि दर 3.8% थी। अब सोच लीजिए कितना की बढ़ोतरी हुई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2018 में लगभग 1.24 लाख नई कंपनियों का गठन हुआ। 1,24,000 नई कंपनियों का गठन हुआ। वर्ष 2014 में गठित 70,000 नई कंपनियों की तुलना में तकरीबन 80% अधिक है। ओके, 80% अधिक है। किसके तुलना में? तो वर्ष 2014 में कितना हुआ था? 70,000 नई कंपनियों की गठन हुई थी। उसकी तुलना में 2018 में लगभग 80% अधिक है, जो कि कितना है? 1.24 लाख नई कंपनियां। नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर
59.6% वाले पूर्वी भारत में सबसे कम नई कंपनियों का गठन हुआ है। 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर कितना है? 59.6% वाले पूर्वी भारत में सबसे कम नई कंपनियों का गठन हुआ है। वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी, नेक्स्ट समझेंगे हम लोग। वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी, दुनिया के लिए भारत में असेंबल, नई इंडिया और मेक इन इंडिया योजना को एक साथ मिलाने से निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2025 तक 3.5% तथा 2030 तक 6% हो जाएगी। अब वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी समझिएगा। दुनिया के लिए भारत में असेंबल इन इंडिया, ओके, असेंबल इन इंडिया और मेक इन इंडिया योजना के साथ मिलाने से निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2025 तक 3.5% एंड 2030 तक 6% हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा नौकरियों की स्थिति। 2025 तक देश में अच्छे वेतन वाली 4 करोड़ नौकरियां होंगी और 2030 तक इनकी संख्या 8 करोड़ हो जाएगी, जैसा कि बताया गया है किनके द्वारा? निर्मला सीतारमन के द्वारा। नौकरियों की स्थिति 2025 तक अच्छे वेतन वाले जो एम्प्लॉय होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 4 करोड़ होगी और 2030 तक इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 8 करोड़ हो जाएगी। आयात एवं निर्यात, इसके अनुसार भारत की ओर निर्यात किए गए कुल उत्पादों में 10.9% की, जबकि विनिर्माण उत्पादों में निर्यात में 13.4% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब आयात एवं निर्यात के अंतर्गत भारत की ओर निर्यात किए कुल उत्पादों में, निर्यात का कुल उत्पादों में 10.9% है, जबकि विनिर्माण में 13.4% की बढ़ोतरी हुई है। कुल आयातित उत्पादों में 8.6% तथा विनिर्माण उत्पादों के आयात में 12.7% की बढ़ोतरी हुई है। प्रतिवर्ष भारत के विनिर्माण उत्पादों के व्यापार अधिशेष में 0.7% तथा कुल उत्पादों में व्यापार अधिशेष में 2.3% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में कारोबारी सुगमता का लक्ष्य क्या है? विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में, विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भारत 2014 में कितवें स्थान पे था? 142वें स्थान पर था। वहीं 2019 में वह 63वें स्थान पे पहुंच गया। पहले कितना था? 142वें स्थान पर 2014 में, लेकिन अभी 2019 में वह 63वें स्थान पे पहुंच गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये पूछा जाता है विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भारत की स्थान कितनी है? 2014 में कितनी थी? 142वीं थी और अभी कितनी है 2019 में? तो 63वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि इसके बावजूद भारत कारोबार शुरू करने की सुगमता, संपत्ति के रजिस्ट्रेशन, करों का भुगतान और अनुबंधों को लागू करने के पैमाने में अभी भी काफ़ी पीछे है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की स्थिति। 2019 में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में औसतन प्रति 1 रुपये के निवेश पर 23 पैसे का घाटा हुआ है। कितना हुआ है? 2019 में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में औसतन प्रति 1 रुपया के निवेश पर 23 पैसा का घाटा हुआ है। मतलब 1 रुपया कहीं निवेश कर रहे हैं तो 23 पैसा का घाटा हुआ है, जबकि गैर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में 9.6 पैसे का मुनाफा हुआ है। मतलब जो भी प्राइवेट बैंक हैं उसमें 9.6 पैसे का मुनाफा हुआ है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में औसतन 1 रुपया के निवेश पर 25 पैसे का घाटा हुआ है। याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्रों के जो भी बैंक हैं उसमें 1 रुपया में 23 पैसे का घाटा हुआ है, जबकि गैर सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में
9.6 पैसों का मुनाफा हुआ है। पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में ऋण वृद्धि गैर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में काफ़ी कम रही है। नेक्स्ट देखते हैं हेल्थ स्कोर का विश्लेषण। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए हेल्थ स्कोर में 2014 के बाद घटते हुए रुझान को प्रदर्शित किया गया है। 2019 के अंत तक संपूर्ण क्षेत्र का हेल्थ केयर स्कोर काफ़ी खराब रहा। रिटेल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का हेल्थ स्कोर 2014 से 2019 तक काफ़ी कम था। बड़ी रिटेल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का हेल्थ स्कोर अधिक था, परंतु मध्यम और छोटी कंपनियों के पास 2014 से 2019 तक का हेल्थ स्कोर कम था। उपयुक्त तथ्यों से क्या पता चलता है? ये पता चलता है, उपयुक्त तथ्यों से यह पता चलता है कि हेल्थ स्कोर से आसन्न नकदी समस्याओं की पूर्व चेतावनी का संकेत मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी निजीकरण और धन सृजन। निजीकरण और धन सृजन के अंतर्गत एचपीसीएल में सरकार की 53.29% हिस्सेदारी के विनिवेश से राष्ट्रीय संपदा में 33,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। एचपीसीएल से सरकार के 53.29% हिस्सेदारी के विनिवेश से राष्ट्रीय संपदा में 33,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। 1999 से लेकर 2000 और 2000 से लेकर 2003 से 2004 के दौरान 11 केंद्रीय उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नेटवर्थ, कुल लाभ, परिसंपत्तियों से आय, इक्विटी पर लाभ आदि में वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट देखते हैं परीक्षा मंथन करंट अफेयर है आपका वार्षिकी लक्ष्य 5 अंत तक देखेंगे। नेक्स्ट है आपका थालीनॉमिक्स। थालीनॉमिक्स क्या है? जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आर्थिकी के बारे में, इसे थालीनॉमिक्स है भारत में भोजन की थाली की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ये क्या है? भारत में भोजन की थाली की अर्थव्यवस्था। पूरे भारत में थाली के लिए आम व्यक्ति द्वारा कितना भुगतान किया जाता है, इसे परिमाणित करने का यह एक प्रयास है। मतलब हमारे पूरे भारत देश में थाली के लिए आम व्यक्ति द्वारा कितना भुगतान किया जाता है, इसे परिमाणित करने का यह एक प्रयास है जिसका नाम है थालीनॉमिक्स, भारत में भोजन की थाली की अर्थव्यवस्था। 2015 से 16 को यह वर्ष माना जा सकता है। 2015 से लेकर 16 को यह वह वर्ष माना जा सकता है जब खाद्य मूल्य के व्यवहार में परिवर्तन हुआ था। पूरे भारत के चारों क्षेत्रों में हम देखते हैं कि 2015 से 16 से शाकाहारी थाली के मूल्य में काफ़ी कमी आई है। हालांकि मूल्य 2019-20 में वृद्धि हुई है। 2015-16 के बाद शाकाहारी थाली के मामले में खाद्य मूल्य में कमी होने से औसत परिवार को औसतन लाभ 11,000 रुपये का हुआ है। वहीं जो परिवार औसतन 2 मांसाहारी थाली खाता है उसे समान अवधि के दौरान 12,000 रुपये का लाभ हुआ है। 2006 से 7 एवं 2019 से 20 तक शाकाहारी थाली की वहनीयता 29% बेहतर हुई है। मांसाहारी थाली की वहनीयता 18% बेहतर हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 19-20 में भारत का आर्थिक प्रदर्शन कैसा रहा। भारत की जीडीपी 2019 से 20 की पहली छमाही में 4.8% रही। भारत की जीडीपी 19 से 20 की पहली छमाही में 4.8% रही। इसका कारण कमजोर वैश्विक विनिर्माण, व्यापार और मांग। वास्तविक उपभोग वृद्धि दूसरी तिमाही में बेहतर हुई है। इसका कारण सरकारी खपत में वृद्धि होना। कृषि और संबंधी गतिविधि, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में 2019 से 20 की पहली छमाही में वृद्धि 2018-19 की दूसरी छमाही से अधिक थी। चालू खाता घाटा कम होकर 2019-20 की पहली छमाही में जीडीपी का 1.5% रह गया, जबकि 18-19 में यह 2.1% था। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बेहतर हुआ।
पोर्टफोलियो प्रवाह मजबूत हुआ, विदेशी मुद्रा भंडारण मजबूत हुआ। 2019-20 की पहली छमाही में निर्यात की तुलना में आयात में कमी आई। सीपीआई तथा डब्ल्यूपीआई में वृद्धि दर्शाती है कि मांग में वृद्धि हुई है। जीडीपी में मंदी का कारण विकास चक्र का धीमा होना है। निवेश, खपत और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2019-20 के दौरान सुधार के रूप में दिवाला प्रक्रिया, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता को तेज बनाया गया है। राज्यों का वित्तीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के दायरे में है। समीक्षा में कहा गया कि सरकारें, केंद्र और राज्य वित्तीय मजबूती के पथ पर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वैदेशिक क्षेत्र भुगतान संतुलन बीओपी। भारत की बीओपी स्थिति में भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ है। मार्च 2019 में यह $412.9 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार था, जबकि सितंबर 2019 के अंत में बढ़कर $433.7 बिलियन हो गया है। मार्च 2019 में था $412.9 बिलियन, जबकि सितंबर 2019 में ये बढ़कर $433.7 बिलियन हो गया है। चालू खाता घाटा CAD 2018-19 में जीडीपी के 2.1% से घटकर 19-20 की पहली छमाही में 1.5 रह गया है। CAD का याद रखिएगा। विदेशी मुद्रा भंडारण 10 जनवरी 2020 तक $461.2 बिलियन रहा। वैश्विक व्यापार 2019 में वैश्विक उत्पादन में 2.9% अनुमानित वृद्धि के अनुरूप वैश्विक व्यापार 1.0% की दर पर बढ़ने का अनुमान है, जबकि 2017 में यह 5.7% के शीर्ष स्तर तक पहुंचा था। हालांकि वैश्विक आर्थिक गतिविधि में रिकवरी के साथ 2020 में इसके 2.9% तक रिकवर होने का अनुमान है। वर्ष 2009 से 14 से लेकर 2014 से 19 तक भारत की मर्चेंडाइज वस्तुओं के व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है। हालांकि बाद की अवधि में ज़्यादातर सुधार 16 से 17 में क्रूड की कीमती में 50% ज़्यादा गिरावट के कारण हुआ। क्रूड जो होता है कच्चा जो पेट्रोल केरोसिन क्रूड की कीमत में 50% ज़्यादा गिरावट के कारण हुआ। भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार कौन कौन हैं? भारत के 5 व्यापारिक साझेदार कौन? अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात जिसे UAE बोलते हैं, सऊदी अरब और हांगकांग है। निर्यात, अब देखते हैं आगे हमारा क्या है निर्यात। शीर्ष निर्यात मदे क्या क्या निर्यात करते हैं? तो पेट्रोलियम उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर, औषधि के नुस्खे और जैविक स्वर्ण अन्य बहुमूल्य धातुएं। 2019-20 अप्रैल नवंबर में सबसे बड़े निर्यात स्थल अमेरिका, सबसे रहा कौन बड़ा निर्यात स्थल? अमेरिका, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात UAE, उसके बाद चीन और हांगकांग। जीडीपी के अनुपात और मर्चेंटाइज वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है, जिससे बीओपी स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। विश्व उत्पादन में कमी आने का प्रभाव निर्यात और जीडीपी अनुपात घटने पर पड़ा है। विशेषकर 2018-19 से 2019-20 की पहली छमाही के दौरान 2009 से लेकर 14 एवं 2014 से लेकर 19 तक नॉन POL निर्यात में वृद्धि में महत्वपूर्ण कमी आई है। तो ये आपका आज का लेक्चर 2 था, जिसमें हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 एवं केंद्रीय बजट 2020-21 का भाग है। ये पहला भाग है। अब हम लोग देखेंगे केंद्रीय बजट को नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट कर बताएं आपको कैसा लगा, और हाँ, जो भी नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करते रहिए कैसा लगा वीडियो। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर और अपने समय का यूज करें। बाय बाय।